तो तुम्हारा स्वागत है म्यूजियम के पार्ट 2 में। एंड ब्रो, ये मांगा कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला दिस इज सो गुड। कसम से भाई, मैं कहना चाहता हूँ इट्स अ शेम कि अभी तक इस मांगा के ऊपर कोई मूवी या सीरीज नहीं बनी। भाई अगर बन गई ना, मैं बता रहा हूँ धूम मचा देगी। क्या एंड करा है यार, मतलब मजा आ गया। और हाँ, टेंशन मत लो, वो मजे तुम्हें इस वीडियो में मैं दिलवा दूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। साथी रिकैप। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है हिसाशी, जो एक किलर को पकड़ रहा है जो काफी बुरी तरह लोगों को पनिशमेंट देकर मार रहा है। एंड देन फिर उसे पता चलता है कि उसका अगला टारगेट उसकी बीवी और बच्चे हैं। लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचता है बहुत देर हो चुकी थी। किलर उन्हें किडनैप करके ले जा चुका था। बट फिर किलर खुद उसके सामने आता उससे मिलने। एंड देन फिर उसे चकमा देकर उसके पार्टनर को वो पकड़ लेता है। एंड देन फिर उसे रूफ से लटकाकर उससे बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये बंदा एक नंबर का साइको है। एंड देन फिर वो उसके पार्टनर को नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। म्यूजियम पार्ट 2। अब आगे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फ्रॉग ने निशिनो को नीचे छोड़ दिया था और वो नीचे गिर रहा था। तभी हिसाशी भाग कर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो इंच के गैप से उससे निकल जाता है और निशिनो नीचे गिर के मारा जाता है। और इसका फायदा उठाकर जो फ्रॉग किलर था वो वहां से निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिसाशी जो कि अपनी वर्क प्लेस पर बैठा हुआ था, एकदम खत्म और डिप्रेस्ड। तभी एक ऑफिसर आता है और उसे पूछता है कि निशिनो तुम्हें फाइल दिखाने क्यों आया था उस केस की, तुम्हें तो उस केस से हटा दिया गया था। वो बताता है कि मैंने ही उसे वो फाइल्स लाने को कहा था। अब उधर एक ऑफिसर को गुस्सा आ जाती है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है देखा क्या हुआ तेरी वजह से, तुझे बोला था ना इस केस से दूर रही हो, देखा क्या हुआ, तेरी वजह से आज निशिनो मारा गया है। तभी हम देखते हैं दूसरा ऑफिसर उसे रोक रहा था। तभी हिसाशी कहता है ये सही कह रहा है, मेरी ही गलती है, अगर मैंने निशिनो को वहां बुलाया ही नहीं होता फाइल देने के लिए तो आज जिंदा होता। अब इसके बाद उसका सीनियर ऑफिसर काजो आता है वहां पर और उसे पूछता है वो किलर तुम्हारे सामने ही क्यों आया। हिसाशी बताता है कि मेरी और उसकी थोड़ी बहुत बात वगैरह हुई थी। उसने बताया शिंगेरू ओहाशी गिल्टी नहीं था उसे रेजिन वाले केस का, और उन ले जजेस को भी इसलिए मार रहा था कि उन्होंने गलत बंदे को फांसी करवा दी। एक्चुअली में वो क्राइम उसने किया था और उसे उस क्राइम का क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए वो उन ले जजेस को मार रहा था। ही इज अ साइको। वो अपने आप को आर्टिस्ट बोलता है और उसका आर्ट लोगों को अलग अलग तरीके से मारना है। अब काजू पूछता है और कुछ उसने बताया, वो कहता है नहीं। अब डिटेक्टिव काजू कहता है कि देख यार, मुझे अभी भी लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब वो याद करता है जब उस किलर ने उसे कहा था आई नीड यू एंड यू नीड मी। चलो अब बाद में फिर से तुमसे मुलाकात होगी, आई मेरे पास टाइम नहीं है। अब पता है इन लाइंस के अंदर ना काफी हिडन मीनिंग छुपा है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब बाकी ये जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो उन्हें कुछ नहीं पता था। तभी एक ऑफिसर वहां आता और हिसाशी को बताता है कि हेडक्वार्टर्स में तुम्हें बुलाया है। अब वो जब वहां से जा रहा था तो काजू उससे बोलता है तुमने जो किया है उससे तुम्हारी जॉब जा सकती है, बट ये तुमने क्यों किया वो मैं अच्छे से समझता हूँ। वहाँ हमारे सीनियर ऑफिसर्स और चीफ के सामने तुम्हें सच बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमारे अलावा वैसे भी कोई नहीं जानता कि निशिनो को वो फाइल्स लाने के लिए तुमने बोला था। अब वो कहता है काजू सान आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब दिखाया जाता है चाहे काजू हिसाशी का सीनियर था, लेकिन उसका बॉन्ड उसके साथ एक बड़े भाई की तरह था। एंड फिर हिसाशी जाते हुए कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। अभी सुनकर काजू को भी थोड़ा सा ऐसा झटका सा लगता है। अब इसके बाद उसे कुछ ऑफिसर्स गाड़ी में बिठाकर हेडक्वार्टर्स ले जा रहे थे। अब वो उनसे पूछता है कि हेडक्वार्टर्स पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वो कहते हैं अभी 30-40 मिनट लगेंगे। वो कहता है ओ शिट। अब ये क्या करता है, ये बहाना बनाता है कि यार मेरा थोड़ा पेट खराब है इसलिए गाड़ी साइड में रोक लो। अब वो जाता है वॉशरूम एंड देन फिर वो वहीं से मौका देखकर भाग जाता है। और जब उसके चीफ को यहाँ पर पता चलता है कि वो भाग गया है तो अब उसे और भी ज्यादा शक हो रहा था कि इसने पक्का कुछ गलत किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिसाशी रोड पर चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब उस किलर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब उसे सिर्फ मैं ही खत्म करूंगा, कोई और नहीं। अब वो सोचे जा रहा था जो भी उसकी बातें हुई थी फ्रॉग के साथ। अब वो आ जाता है एक जगह जहाँ पर सड़क पर एक बुढ़ा बैठा हुआ था एंड वो उसे जानता था। वो उसे एक नोट का बंडल देता है और कहता है कि मुझे टूल चाहिए। वो कहता है कि अभी टूल अरेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हिसाशी कहता है कर सकते हो या नहीं, बस ये बताओ। वो कहता है तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी
तो उसका कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। एंड फिर वो उसे कागज पर एक लोकेशन लिख कर देता है जो कि एक काफी सुनसान जगह की थी, जहाँ पर एक बंद हुई लॉन्ड्री थी, जिसके अंदर वो देखता है तो एक वॉशिंग मशीन के अंदर एक गन पड़ी हुई थी। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो डिटेक्टिव काजू था वो अपने चीफ को जाकर बताता है कि जो शिंगेरू ओहाशी था वो उस रेजिन केस वाला वो एक्चुअली में निर्दोष था, और अभी जो करंट किलर है जो जजेस को मार रहा है वही उस केस का भी किलर था। इसलिए फिर चीफ कहता है कि ठीक है, अब ओहाशी को इन्वेस्टिगेट करना बंद करो और अब पूरा फोकस उस नए किलर पर रखो। एंड हाँ, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी हमारा एक खुद का ऑफिसर भी फरार है। काजू कहता है सर, हिसाशी एक आउटस्टैंडिंग डिटेक्टिव है, मुझे यकीन है कि वो उस किलर को ही ढूंढने गया। वो कहता है बस कर, गया तो भाग कर ही ना, इसका मतलब उसके मन में कुछ खोट है और उसने कुछ गलत किया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिसाशी एक रामेन शॉप पर बैठा नूडल्स खा रहा था, और वहां बैठा बस वो यही सोच रहा था कि वो साला साइको किलर हो कौन सकता है। अब वहीं बैठा बैठा वो बार बार वही बातें याद कर रहा था जो उसके साथ उससे रूफ टॉप पर हुई थी। और वो याद करता है कि उसने कहा था कि वो बिजी है, बट ऐसा क्यों, और उसने कहा था कि वो जल्दी मुझसे आकर मिलेगा। अब एक और बात वो नोटिस करता है कि ये जो किलर था ना, ये ज्यादातर बारिश के टाइम पर ही आता है अपने कामों को अंजाम देने, और शायद ये इसलिए ऐसा करता है कि जो सबूत है वो बारिश के पानी में मिट जाए। और बारिश में ज्यादातर सबके सब रेनकोट भी पहन कर रखते हैं, तो भीड़ में उनके साथ वो आराम से रोड पर निकल सके, जैसे पिछली बार उसने चकमा देकर वो निकल गया था। लेकिन फिर वो ऐसे ही सोचता रहता और उसे एक और चीज याद आती है। जब वो रूफ टॉप पे थे और जब धूप निकलने वाली थी ना, तो ये फ्रॉग अपनी गाल पर कुछ खुजली सी करने लगता है, और वो पूरा सूरज निकलने से पहले ही वहां से चला गया था। अब वो जाता है साइबर कैफे, कंप्यूटर में जाकर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ज्यादातर नहीं बल्कि सारे जो भी उसने क्राइम करे थे वो तभी उसने करे थे जब बारिश हो रही थी। एंड फिर वो समझ जाता है कि वो सूरज में बाहर नहीं निकलता है, यानी कि उसे सूरज से प्रॉब्लम होती है, और इसलिए वो अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, यहाँ तक कि अपने हाथों में भी ग्लव्स पहन कर रखता है। और उसे ये पता चल जाता है कि इस बंदे को फोटोडेर्मेटोसिस है, यानी कि एलर्जी ऑफ सनलाइट। ये काफी रेयर डिजीज होती है जिसमें पेशेंट की स्किन सनलाइट को झेल नहीं पाती, और वो जाता है टैक्सी लेकर काफी सारे हॉस्पिटल्स और चेक कर रहा था कि कोई उसे ऐसी डिजीज का पेशेंट मिल जाए, लेकिन ये काफी रेयर डिजीज थी, तो उसे कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव काजू था वो उस किलर का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो पीछा कर रहा था हिसाशी का, क्योंकि उसे पता था कि हिसाशी अपनी जॉब में आउटस्टैंडिंग है, और जिस तरह से वो उन्हें अलविदा कहकर गया है वो उस किलर को ही पकड़ने गया और उसे वो पकड़ कर ही रहेगा, और हमें उसका पीछा भी करना होगा, उसके साथ रहना होगा ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो सिंपल है, अगर हमें किलर तक पहुंचना है तो हमें बस हिसाशी का पीछा करना है। अब इधर हम देखते हैं कि काफी सारे हॉस्पिटल विजिट करने के बाद हिसाशी को एक हॉस्पिटल मिल जाता है जो पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन्हीं एलर्जीज का ही एक्सपर्ट था, उधर इन सारी एलर्जीज का इलाज होता था। अब वहाँ वो हेड डॉक्टर से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि यहाँ है पेशेंट जिन्हें एलर्जी है सनलाइट से, बट यहाँ तो 100 से भी ज्यादा पेशेंट्स हैं। अब हिसाशी अपना बैज दिखाकर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, लेकिन डॉक्टर अब वारंट के बिना उसे आगे की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा था। वो कहता है ठीक है, बट आप इतना तो बता ही सकते हैं कि उन 100 लोगों में कौन है जिन्हें ये सनलाइट एलर्जी वाली डिजीज एक्सट्रीम लेवल पर है। डॉक्टर कहता है हाँ, उनकी मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन मिस्टर मैंने आपको बोला ना, मैं वारंट के बिना आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। देखिए ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इधर हम देखते हैं कि उस किलर का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो बंदा अपने घर के एक सीक्रेट रूम के अंदर एक बेसमेंट में जाता है और वो किसी के लिए खाना ले जा रहा था थाली में। मतलब समझ रहे हो, मे बी उसके वाइफ और बच्चे के लिए हो। अब हिसाशी बोलता है देखिए वो पेशेंट एक मेल है, उसकी हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर से कम है और उसकी एज 20 से 40 के बीच में। अब वो डॉक्टर का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाता है कि उन्होंने उसे पहचान लिया, वो किसकी बात कर रहे हैं। अब हिसाशी कहता है आप समझ गए हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब जल्दी से मुझे उसका पूरा फॉर्म निकाल कर दीजिए, मुझे देखना है उसका एड्रेस। वो कहता है मैंने कहा ना, मैं बिना वारंट के कुछ नहीं दिखा सकता, और वो सीधा उस पर बंदूक तान देता और कहता है ले रहे ये रहा तेरा वारंट, और बस उसका जो फॉर्म था वो लेकर वहां से निकल जाता है। और वो टैक्सी में बैठ कर उसके घर की तरफ जा रहा था। वो पढ़ता है उसका नाम है सनाए किरीशिमा। अब हमें थोड़े पास्ट के क्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर जब उसे वो फॉर्म मिलता है तो उसके बाद उसकी उस डॉक्टर से बात होती है। वो बताता है देखो ये वो मर्डरर नहीं हो सकता, ये तो काफी सीधा बंदा है, ऊपर से इसने बचपन में एक काफी खतरनाक ट्रॉमा भी झेला है। वो कहता है ट्रॉमा? कैसा ट्रॉमा? वो बताता है कि तुमने वो खबर सुनी होगी कि बहुत सालों पहले एक रिच कपल का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और फिर उनकी बॉडीज के टुकड़े करके और उन दोनों के कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया गया था जैसे वो एक ही बॉडी हो। और ये अपना जो किरीशिमा है ये उन्हीं रिच कपल्स का बेटा है। तब उस टाइम ये सिर्फ 11-12 साल का था, और इसीलिए तब से वो ट्रॉमा इसके दिमाग में, और उसके ऊपर उसे उस डिजीज से भी लड़ना पड़ रहा है। हिसाशी कहता है
अब तो कंफर्म हो गया कि ये वही बंदा है। वो समझ गया था कि इसी ने अपने पेरेंट्स को मारा था ये अजीब सा आर्ट बनाने के लिए। अब वो डॉक्टर से कहता है, देखो तुमने यहाँ पर जो भी देखा तो वो सबको भूल जाओ, समझे, किसी को कुछ मत बताना। अब वो जब जा रहा था तो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो डॉक्टर को देखता है थोड़ी देर तक एंड देन फिर वो उसे सच बता देता है। वो कहता है कि उस बंदे ने मेरे बीवी और बच्चों को किडनैप कर रखा है और उसने मेरे एक पार्टनर को मारा भी है। अब वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो कहता है, सॉरी मैंने आपको थ्रेटन किया बट मेरी मजबूरी थी। अब इधर हम देखते हैं कि वो किरिशिमा रेजिडेंट पहुंच जाता है और वो घर काफी बड़ा था। वो वहां से दीवार फांग कर चला जाता है। वहां पर वो देखता है तो गैराज थे और उधर एक गैराज का थोड़ा शटर खुला हुआ था। वो वहां से अंदर घुस जाता है और वहां सामने भी गेट खुले हुए थे और उससे वो घर के अंदर एंटर कर जाता है। और वहां पर देखता है तो वहां एक फ्रॉग का मास्क रखा हुआ था और वो समझ गया था कि वो सही घर में आया है। अब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां काफी सारे कागज से डले हुए थे और वो एक रूम से आ रहे थे। अब वो उस रूम में जाकर देखता है तो उसकी फट जाती है क्योंकि उस रूम में काफी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े, कोई और कागज, सब के सब पूरे रूम में लगे हुए थे और उनमें से कई चेहरे वो भी थे जो उसने मारे थे और कुछ वो थे जिन्हें वो अगला टारगेट बनाने वाला था। एंड तभी वो सामने देखता है उसके मॉनिटर पर तो वहाँ एक कैमरे का व्यू दिख रहा था और अब उसकी फट के चौंतीस हो जाती है क्योंकि उस कैमरे में उसका रूम दिख रहा था। एंड वो हैरान हो गया था ये देख कर कि उसके कमरे में भी उसने सीसीटीवी लगा रखा था और वो हर समय उस पर नजर रख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ डेस्क पर जो कॉफी रखी थी वो गर्म थी, यानी कि वो बंदा आसपास ही कहीं है। और तभी वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है तो वहां से वो क्रो बार से उस पर अटैक करता है जो सीधा उसके हाथ में जाकर घुस जाती है। अब वो भी रुकता नहीं है, वो उसे पकड़कर गिरा देता नीचे और उसमें बुरी तरह घुसड़ बजाने लगता है। और अब उन दोनों में हाथापाई खूब होती है। फिर जो हिशाशी था वो उसे मारते हुए उसे पूछता है कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं। और वो साला मार खाने के बाद भी हंस रहा था और कहता है, मैंने देखा कैमरा से तुम्हारे कमरे में, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर गई तो कैसे तुम अपने अकेलेपन को अपने हाथ से दूर कर रहे थे। एंड देन फिर वो साइड से क्रोबार उठाकर मौका देखकर उसके सीधे सर में मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे डीलक्स स्वीट रूम में तुम्हें ले जाऊंगा। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ हिशाशी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था और वो वादा भी करता है कि अब वो इनके साथ अच्छे से टाइम बिताएगा चाहे अब कुछ भी हो जाए। तभी साइड में न्यूज आती है टीवी पर कि हारुको नाम की औरत और उसका बच्चा शोतो दोनों गायब हो गए हैं। अब ये देखकर वो हैरान था कि उसकी बीवी और बच्चे की खबर कैसे आ रही है और सामने देखता है तो वहाँ टेबल पर उसकी बीवी और बच्चे गायब हो जाते हैं। अब तभी उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने उसे एक रोशनी सी दिख रही थी। वो देखता है तो वो एक डिजिटल लॉक था जिसमें पासवर्ड डालकर डोर अनलॉक होता है। वो लाइट जलाता है तो वो देखता है कि वो एक खंडर से रूम में था जिसमें एक बेड था और सामने उसकी बीवी और उसके बच्चे के पुतले बने हुए थे। वो देखता है कि उसकी बीवी के हाथ में गन थी उसकी जो कि लोडेड थी एंड उसकी बीवी के डॉल के हाथ में लिखा हुआ था ईट अप और उसके बच्चे के हाथ में एक बॉक्स था जिसमें लिखा हुआ था डैडी लेट्स प्ले। वो उसे ओपन करता है तो उसमें एक पजल सॉल्व करने वाला गेम था और वहीं एक रिकॉर्डर भी एक आता जिसके अंदर 45 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग थी। अब वो जब उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये रिकॉर्डिंग उसकी और निशिनो की है जब वो बैठकर कॉन्वर्जेशन कर रहे थे दूसरे केस की जिसमें वो बता रहा था निशिनो को कि किलर ने जो यूइची का बर्थ बॉडी वेट था उतना वजन उसके शरीर से काटा उसकी माँ का दर्द महसूस करवाने के लिए जब उसने उसे जन्म दिया था। और लास्ट में वो एक लाइन भी बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ना थोड़ी जिग्सॉ पजल जैसी है, इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें सारे पीसेस को जोड़ना होगा और इसीलिए उसमें एक पजल रखी हुई थी। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देता और गुस्से में बोलता है दरवाजा खोल जल्दी, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। और फिर वो उस दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो चिल्लाता है कि मुझे पता है कि तू मुझे देख रहा है, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकाल। हम देखते हैं कि किरिशिमा आराम से बैठकर उसे सीसीटीवी से देख रहा था और हंस रहा था। और अब हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि क्यों ये मास्क पहनता था, क्योंकि इसकी शक्ल सच में काफी भयानक सी है। अब वो स्क्रीन को चाटने लगता है और कहता है तेरी ईमानदारी और अच्छाई ही तो इतना मुझे खींचती है हिशाशी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डिटेक्टिव काजू था वो उस बूढ़े बंदे के पास पहुंच जाता है जिससे हिशाशी ने पिस्टल ली थी। अब उसे पकड़कर उससे उगलवाते हैं कि हिशाशी उसके पास क्यों आया था और वो आगे कहाँ गया। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिशाशी बैठकर सोच रहा था कि क्या करूं यार यहाँ से निकलने के लिए। तभी वो देखता है उन पजल के पीसेस को और वो नोटिस कर लेता है कि ये पजल एक फोटोग्राफ है और वो ये भी समझ जाता है कि इस पजल को सॉल्व करने पर ही उसे इसके अंदर इसका पासवर्ड मिलेगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। अभी उसे वहां से
कुछ आवाज आती है और वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। फिर वो देखता है कि वहां साइड में जो पाइप टूटा हुआ था वहां से एक कोला और एक बर्गर आकर गिरता है। अब वो जाकर चेक करता है कि कहीं ये पॉइजनस तो नहीं। वो गुस्से में उस बर्गर और कोला को उठाकर फेंक देता है और फिर वो बैठकर सोचता है पजल को सॉल्व करने का, लेकिन वो समझ जाता है देखकर कि इसको सॉल्व करने में उसे 1-2 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। अब वो 1-2 पीसेस लगाता है और वो समझ जाता है कि ये फोटो कौन सी है। तभी हमें दिखाया जाता है इसका थोड़ा सा पास्ट, जहाँ ये अपनी फैमिली के साथ ग्रोसरी स्टोर आया था शॉपिंग करने और उसके बाद फिर ये जा रहे थे रोड पर और इसने और इसकी पत्नी ने शोतो का हाथ पकड़ रखा था। अब सामने एक पानी का गड्ढा आता है जिसे वो जंप करा के निकालते हैं और वही मोमेंट की ड्राइंग शोतो बनाता है। वो समझ जाता है कि उसी ड्राइंग की फोटोग्राफ इस पजल में, और वो सोचता है कि इससे रिलेटेड पासवर्ड क्या हो सकता है। वो डालता है उसमें फैमिली लव, लेकिन कुछ नहीं होता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव काजू पहुंच रहे थे हिसाशी के पास। अब यहाँ हिसाशी उस पजल को सॉल्व करने बैठ जाता है क्योंकि अब उस पर और कोई चारा नहीं था। अब उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी तो वो बर्गर खा लेता और कोक पी लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर इससे मेरे को मारना ही होता तो ये कब का मार चुका होता। ये ऐसे मुझे खाने में जहर देकर थोड़ी ना मारेगा। अब वो ऐसे ही थोड़ी देर बैठकर फिर सो जाता है। और यहाँ पर अब हमें हिसाशी का पास दिखाया जाता है। जब वो 6 या 7 साल का था तब उसका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसे काफी चोट लगती है और उसकी माँ तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन उसका जो बाप था ना वो उसे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया। फिर हिसाशी बताता है कि उसका जो बाप था वो एक पुलिसमैन था और वो सारे टाइम सीरियस ही रहते थे। ये गिफ्ट्स लाना, फोटो खिंचाना, ट्रिप्स पर जाना, ये काम बहुत ही रेयरली वो कर पाता था अपने पापा के साथ। लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ एक भी शिकायत नहीं करती थी और पूरे घर के साथ हिसाशी को भी वो अकेला संभालती थी। अब क्या होता है कि उसकी माँ थी, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में खत्म हो जाती है। लेकिन उसका बाप वहाँ उस वक्त भी प्रेजेंट नहीं था। उसकी माँ के जाने के 5 घंटे के बाद उसका बाप वहाँ पर आता है। फिर उसी दिन से उसने उसके पापा से बात करनी बंद कर दी और लगभग कुछ सालों तक उसने उनसे बात ही नहीं करी। लेकिन फिर एक दिन जब वो क्लास में था तभी उसके टीचर उसे बताते हैं कि उसके जो पापा थे उन्हें एक चोर ने गोली मार दी है और वो अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। हिसाशी बताते कि जब मैंने हॉस्पिटल जाकर उन्हें देखा तब तक वो जा चुके थे। मुझे दुख तो था लेकिन मैं रोया नहीं बिल्कुल भी। उनके कलीग्स ने बताया कि वो एक बच्चे की जान बचाते हुए मारे गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो हॉस्पिटल से जा रहा होता तभी एक वहाँ औरत आता है जिसके साथ उसका एक बच्चा था और वो बताती कि तुम्हारे पिता ने ही मेरी बच्ची की जान बचाई, आज उनकी वजह से ये जिंदा है। एंड उसके बाद वो छोटी बच्ची भी उसका शुक्रिया अदा करती है। एंड फिर उसके पापा का पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक उसके दिमाग में आता है और उसके आंसू निकल आते हैं और वो रोता है खूब। और अब वो समझता है कि उसके पापा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से वो उसे और उसकी माँ को टाइम नहीं दे पाते थे और उसे अब काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि इतने सालों से उसने उनसे बात भी नहीं की और अब वो जा चुके हैं। एंड इससे इंस्पायर होकर वो अपने पापा के नक्शो कदम पर चला और सेम वो भी अपने पापा जैसा ही बन गया जो अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि एक किचन जैसी जगह थी जो बिल्कुल ही गंदी और सड़ी हुई थी। वहाँ बर्तनों और खाने पर कॉकरोच चल रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ किरिशिमा होता और वो जो बर्गर वो देता था उसकी टिक्की बना रहा था। फिर वो बर्गर बनाकर वो कोक के साथ उसे दे देता है उस पाइप से। अब हिसाशी उसमें घुसकर चढ़ता है और चिल्लाता है कि साले बता मेरी बीवी और बच्चे का है, लेकिन किरिशिमा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर इसलिए वो जाकर बैठकर उस पजल को ही सॉल्व करने लगता। हम देखते हैं कि उसने काफी हद तक वो पजल भी सॉल्व कर ली थी और तभी वो नोटिस करता है कि ओरिजिनल फोटोग्राफ में वो भी था लेकिन इस पजल वाले फोटोग्राफ में उसे गायब कर दिया गया, जो कि एक्चुअली में रेफरेंस भी कर रहा था कि कैसे वो अपनी फैमिली के पास कभी रहता नहीं था और ना ही उन्हें टाइम देता था और इसलिए ऐसे ही धीमे धीमे उनकी जिंदगी से ही गायब हो गया। अब वो जाकर पासवर्ड ट्राइज करता है, डाइवोर्स, लिविंग होम, लेकिन इनमें से कोई भी पासवर्ड नहीं था। अब वो फिर से पजल को देखता है तो वो अब नोटिस करता है कि उस पजल के सारे पीसेस नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग पीसेस हैं जिसमें से एक गैप बनेगा और उन्हीं गैप में एक अल्फाबेट बनेगा जो कि एक्चुअली में ये पासवर्ड बनाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव काजू को जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे जहाँ हिसाशी पहुंचा था और उसने वहाँ हेड डॉक्टर से किरिशिमा की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। अब वो वहाँ पर जाकर उस डॉक्टर से मिलने वाले थे लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो जो हेड डॉक्टर था वो गायब हो रखा है 2 दिन से। अब डिटेक्टिव काजू समझ जाता है कि हिसाशी को जरूर कुछ पता चल गया होगा उस किलर के बारे में। इसके बाद वो यहाँ पर आया डॉक्टर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन लेने और जब उसने ये इन्फॉर्मेशन ले ली और शायद ये इन्फॉर्मेशन लेकर अब वो उस किलर के पास पहुंच गया और उस किलर को इसका पता चल गया कि इस डॉक्टर ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी तो इसलिए फिर उसने शायद उस किलर को भी गायब कर दिया। यानी कि अब हमें और भी ज्यादा जल्दी करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि
हिसाशी अब किलर के काफी पास पहुंच गया है। अब वो अपने जूनियर से कहता है कि तुम जाकर वारंट लेकर आओ और मैं जाकर टीम तैयार करता हूँ। अब इधर हम देखते हैं जो हिसाशी था वो पजल पूरी कर लेता है और जो वर्ड बनता है मिसिंग पजल पीसेस से वो था EAT ईट। अब वो सोचता है कि ये पासवर्ड क्यों है। वो फिर उस बर्गर की तरफ देखता है और एकदम से शॉक हो जाता है, शायद उसे कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जाता है, पासवर्ड डालता है, वो सही साबित होता है और वो गेट खुल जाता है। अब गेट खुलते ही वो सामने देखता है तो वहाँ वही गंदी किचन थी और अभी वहाँ हर तरफ खून के छींटे डले हुए थे और वहाँ चाकू पर भी खून लगा हुआ था। अब वो आगे देखता है तो फ्रिज पर एक फोटो लगी हुई थी उसकी बीवी और श्रोता की। अब वो कह रहा था आई एम बेगिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो उस फ्रिज को खोलता है। अब यहाँ से बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशन होता है और वो फ्रिज जब खोलता है ना तो यहाँ हमें दिखता है उसके पास्ट की ग्लिम्स जहाँ वो अपने घर का गेट खोलता है और सामने उसकी बीवी और बेटा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस फ्रिज के अंदर उन दोनों के सर रखे हुए थे। एंड कसम से भाई इस सीन में तो मेरी भी फट गई थी, मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई थी 2 सेकंड तक। एंड ऐसा ना बहुत ही कम होता है मेरे साथ, मैंने ऐसी बहुत मांगा पड़ी हुई है, ठीक है, बट इस मांगा ने ना सच में मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस दे दिया था। हम देखते हैं कि हिसाशी को धक्का लगता है और वो पागल हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ किरिशिमा सीसीटीवी पर उसका रिएक्शन देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो एक अलग रूम में था और सामने हारुको और शोता थे, यानी कि अभी तक जिंदा है। वो कहती है मेरा हस्बैंड क्यों चिल्ला रहा है, तुमने उसके साथ क्या किया। वो मनी मन कह रहा था मेरा आर्ट अलग लेवल का है, वो नकली और असली में फर्क नहीं बता सकता। अब किरिशिमा कहता है हारुको तुम्हारा हस्बैंड जी जान से मेहनत करता था पूरे दिन तुम्हारे लिए और तुमने क्या किया उसके बदले, तुमने उसे छोड़ दिया। यू आर गिल्टी और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी जैसे उन 5 जजेस को मिली थी। अब मेरे म्यूजियम का एक और पीस कंप्लीट हो जाएगा। अब वो चाकू निकालता और कहता है मैं इस लड़के को और इसके बाप को दोनों को हमेशा यहाँ कैद करके रखूंगा पूरी जिंदगी। और बस वो उनके करीब आ रहा था चलते हुए। हारुको से कहते प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुमने कहा मैं गिल्टी हूँ तो तुम मुझे मारो, बट प्लीज इसे छोड़ दो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किरिशिमा के घर के बाहर पहुंच गए थे डिटेक्टिव काजो और उसकी पूरी टीम और अब वो अंदर घुस रहे थे। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां रूम के अंदर अब शोटा बंद था और किरिशिमा हारुको को अपने साथ ले गया था। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव काजो और उसकी टीम वहां गराज में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके अंदर वही हेड डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी जो गायब हो गया था और अब वो चौकन्ना होकर अंदर बढ़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जो हिसाशी था वो रोए जा रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि किरिशिमा ने उस बर्गर में उसकी बीवी और उसके बच्चे का ही मांस का टिक्की बनाई थी और अब वो उल्टी कर रहा था। अब इधर आता है किरिशिमा फुल अपना पूरा रेनकोट वगैरह पहनकर अपना मास्क वगैरह लगाकर। वो कहता है कम ऑन यार, ईटिंग बिल्ड स्टेमिना इज पार्ट ऑफ द जॉब। पता तुम्हारी पत्नी मुझे कह रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसलिए साला मैंने पहले उस बच्चे को ही पकड़कर उसका गला घोट कर मारा। अब हिसाशी एकदम भौंकलाया हुआ उठता और कहता है आई एम गोइंग टू किल यू। एंड देखो भाई इस पैनल को, जस्ट सी दी एक्सप्रेशन ब्रो, क्या रियलिस्टिक आर्ट बनाई है। कोई भी बंदा एक्सट्रीम गुस्से में ऐसा ही दिखेगा। अब वो गुस्से में उस पर गोली चलाता है लेकिन वो डॉज कर वहां से भागने लगता है। इधर हम ऊपर देखते तो डिटेक्टिव काजो और बाकी सबको गोली की आवाज सुनाई देती है और अब वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। अब किरिशिमा वहां से भाग रहा था बचते हुए और हिसाशी गोली चलाए जा रहा था और वो लकीली 2-3 बार बच जाता उससे। अब किरिशिमा आगे जाता है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक और बंदा खड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह लग रहा था। अब वो उससे कहता है टाइम फॉर योर पनिशमेंट। अब हिसाशी वहां पागलों की तरह उसे मारने के लिए आ रहा था। अब वो देखता है उस फ्रॉग मास में उस शख्स को और वो गोली चलाने ही वाला होता है और तभी वो शख्स पीछे मुड़ने लगता है। अब यहाँ से फिर से हमें हिसाशी का पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ वो स्कूल टाइम में क्लास में आराम से बैठा हुआ उवासियां ले रहा था और तभी उसे एक लड़की जो थी वो उसे नोटिस करती रहती थी, शायद उसे पसंद करती थी। फिर एक बार वो लंच में उसके लिए स्पेशल लंच बनाकर लेकर आती है और वो उसे देती है। अब इसके बाद जब छुट्टी होती है तो काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। बाहर वही लड़की खड़ी हुई थी क्योंकि उसके पास छतरी नहीं थी और यहाँ हिसाशी के पास छतरी थी और इसीलिए फिर वो उसकी मदद करता है और उसे अपने छतरी के साथ ले जाता है। और अब बस इन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती है, फिर दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ऐसे ही फिर टाइम आगे बढ़ता रहता है और आगे जाकर फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। सो यस, ये लड़की हारुको ही थी। अब इसके बाद इनका बच्चा होता है शोता। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम चालू होने लगती है, कैसे फिर एक एक दिन जो हिसाशी था वो बिजी होता जा रहा था और पहले उसे उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी बनाने का टाइम नहीं मिलता। उस टाइम उसकी बीवी
उसकी सिचुएशन समझती है। फिर उसके बाद उसके बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, तब भी वो उनके साथ नहीं होता। उस टाइम भी उसकी बीवी समझती है कि हाँ बिजी है ये। फिर वो किसी ट्रिप पर जा रहे थे और तभी एंड टाइम पर उसे कॉल आ जाता है और उसे काम पर निकलना पड़ता है। इस टाइम पर भी उसकी बीवी एडजस्ट करती है और ऐसा ही होता जा रहा था काफी सारे मल्टीपल इवेंट्स। तभी फिर हम देखते हैं कि एक दिन वो न्यूज आती है फिर से शिंगेरू ओहोशी की, जिसके लिए हारुको ने ले जज बनकर वोट दिया था डेथ पेनल्टी का। तो उसी की न्यूज आ रही थी कि उसने अपने आप को मार लिया और वो देखकर वो रोने लगती है। अब यहाँ पर हिसाशी को कॉल आ गया था और उसे जाना था काम से, और उसकी बीवी जो रो रही थी वो उसे कंसोल भी नहीं करता और वहां से चला जाता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बच्चे का 3 साल का जन्मदिन आता है और वो फिर से नहीं पहुंच पाता टाइम पर, और अब उसकी बीवी बोलती है बस अब मैं और नहीं सह सकती, और वो जाती हुई कहती है यू आर अ वेरी गुड डिटेक्टिव बट एज अ फादर यू आर अ फेलियर। और जब वो ये लाइन बोलती है ना तो वो पीठ से खड़ी होकर पीछे मुड़ती है, और जब हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में देखते हैं उस फ्रॉग वाले बंदे को पीछे मुड़ते हुए, तो वो समझ जाता है उसके पीछे मुड़ने को देखते हुए ये हारुको है। वो कहता है कि मैंने मन में इतनी बार ये वाला सीन इमेजिन कर लिया है कि मुझे देखकर समझ में आ जाता है कि तुम्हारी ही बैक है। अब ये देखकर जो आगे असली किरिशिमा खड़ा था वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। उसका प्लान था कि ये अपनी बीवी को अपने ही हाथों मार दे, और फिर वो गुस्से में अपना मांस भी उतार कर फेंक देता है। हारुको कहते हैं हिसाशी मुझे शूट कर दो तुम, वरना ये शोतो को छोड़ेगा नहीं। अब किरिशिमा वहां से भाग जाता है। हिसाशी फिर उसका पीछा करने के लिए जाता है और हारुको से कहता है तुम जाकर कहीं सेफली छुप जाओ, मैं वादा करता हूँ शोतो को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो वहां पर आगे जाकर देखता है तो वहां से वो गायब हो गया था। फिर वो एकदम से आता है और उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिससे उसकी जो गन थी वो गिर जाती है, और वो सामने देखता है तो उसने उसके बेटे शोतो को हॉस्टेज बना लिया था। हिसाशी कहता है मेरे बच्चे को छोड़ दे। किरिशिमा कहता है तेरे पर डिपेंड करता है कि तेरा बच्चा जिएगा या मरेगा। तो ये पीछे से वहां हारुको भी आ जाती है। किरिशिमा कहता है परफेक्ट टाइमिंग। अब हिसाशी उस पर चिल्ला रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई। अब किरिशिमा कहता है देख अगर तुझे अपने बच्चे को बचाना है तो गन उठा और अपनी पत्नी को शूट कर। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो फिर उसके बच्चे पर गन पॉइंट करता और कहता है अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये मारा जाएगा बेचारा। अब हारुको भी कह रही थी हिसाशी इट्स ओके शूट मी, लेकिन हिसाशी कहता है नहीं किरिशिमा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नामुमकिन है मेरे लिए। अब किरिशिमा कहता है देख यार इस पोजीशन पर ना 3 एंडिंग्स हो सकती हैं। पहली एंडिंग कि तू गन उठाए और अपनी बीवी को मार कर अपने बच्चे को बचा ले। दूसरी एंडिंग जो तू सोच भी रहा होगा कि तू कैसे ना कैसे करके मेरा ध्यान भटका कर अपनी गन उठाकर मुझे शूट करके मार कर इन दोनों को बचा ले, बट ये नामुमकिन है। और अपनी तीसरी और फाइनल एंडिंग, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड से डिटेक्टिव काजो आ जाता है वहां पर और उसे कहता है नीचे गन करने के लिए। अब किरिशिमा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया। हम देखते हैं कि जहाँ पर हारुको खड़ी थी वहां पर भी पीछे से एक और ऑफिसर आया था। अब यहाँ ये देखकर हिसाशी की सांस में सांस आती है कि चलो बच गए। अब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो गन उठाता और उसके 3-4 गोलियां ठोक देता है। अब उसके बाद किरिशिमा जैसे तैसे उसके बाद भी वहां से बचते हुए भागता है। इधर हिसाशी उसकी बीवी और उसका बच्चा तीनों बच जाते हैं। हम देखते हैं कि जो किरिशिमा था वो बचते हुए भागता हुआ ऊपर आ जाता है और फिर गेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो फिर देखता है तो आसमान एकदम क्लीन था और सूरज चमक रहा था, और बस उसकी एलर्जी से उसके मुंह पर कुछ होने लगता है और वो फूल जाता है और बस वो बेहोश होकर गिर जाता है वहां। अब इस सब के बाद कुछ दिन बीतते हैं और फिर हमें दिखाया जाती है हारुको जो कि अपने बेटे शोतो के साथ कहीं जा रही थी। तभी एक न्यूज रिपोर्टर आकर उसे मिलता है और कहता है आपका नाम ये ना हारुको, और फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और फिर वो उसे कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना था कि आपको कैसा लग रहा है शिंगेरू ओइशी जो कि एक बेकसूर था उसे मारकर। अब वो सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और वहां से शोता को लेकर चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं किरिशिमा का जो कि हॉस्पिटल में था और हाँ वो जिंदा बच गया था बट वो कोमा में था। तभी वहां पर डिटेक्टिव काजो उसे विजिट करने के लिए आया था और फिर वो जब वहां से वापस जा रहा था तभी वो देखता है तो किरिशिमा उठ जाता है और उससे कहता है ये एक दिन मैं तुझे भी अपने म्यूजियम का पार्ट बनाऊंगा। और वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि किरिशिमा लेटा ही हुआ था। सो यस ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। वैसे यार यहाँ पर ये अपना धुरंधर का रहमान डकैत वाला रेफरेंस आ गया है। उसका मरने के बाद भी खौफ था और इसका कोमा में जाने के बाद भी। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुका है और हम देखते हैं जो हिसाशी था ये डिटेक्टिव वाली जॉब उसने छोड़ दिया और अब वो 1 साल से एक नॉर्मल जॉब कर रहा है ताकि वो अब अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे सके, और अब उसकी फैमिली भी उससे काफी ज्यादा खुश थी। तभी डिटेक्टिव काजो का फोन आता है, वो उसे बताता है कि अभी भी जो किरिशिमा है वो कोमा में ही है। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम अभी भी थेरेपी ले रहे हो। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद इसे काफी ट्रॉमा लगा
था। वहां पर उसकी फैमिली लगभग खत्म ही होने वाली थी और एक पॉइंट पे तो उसने कटे हुए सर भी देख लिए तो उसे लगा था ये खत्म हो चुका है। सो यस, उस इंसिडेंट को लेकर इसके अंदर अभी भी ट्रॉमा था, इसलिए वो थेरेपी ले रहा था उस चीज की। और फिर हम देखते हैं कि कभी कभी इसे फिर से वो विजुअल्स बार बार दिखते भी हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठकर अब ये वापस घर जा रहा था और तभी ये उस दिन की बात सोच रहा था कि तीसरी एंडिंग क्या होती। तुम्हें याद होगा कि किरिशिमा ने 2 एंडिंग बताई थी, तीसरी एंडिंग पे वो आ गया था काजो। तो अब इसने खुद ही उस बंदे को रीड करके समझ लिया था तीसरी एंडिंग में क्या होता, कि वो पहले उसकी बीवी को गोली मारता, फिर उसके बच्चे को और फिर उसे। एंड दैट्स द फाइनल एंडिंग, द होल फैमिली लिव्स हैप्पीली इन हेवन। अब हम देखते हैं कि वो घर आता है जहाँ शोतो का वो 4th बर्थडे बना रहे थे और हारुको और शोतो तो काफी खुश थे, लेकिन जो हिसाशी था वो अभी भी वही बात को लेकर गुमसुम सा बैठा हुआ था। और इस कैंडल के बुझते ये मांगा भी एंड हो जाती। ब्रो मैं कहना चाहूंगा दिस मांगा रियली इम्प्रेस्ड मी। इतनी छोटी स्टोरी में इससे बढ़िया क्राइम थ्रिलर मांगा हो ही नहीं सकती कोई और। बाकी इसके कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे से बिल्ड करे गए थे और काफी डेप्थ थी उनमें, खासकर उसका विलन भाई बहुत ही तगड़ा बनाया, एकदम रियल साइको। बाकी अब तुम्हें अगर ये मांगा पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, एक और चीज, मेरे पास ना इससे भी बढ़िया मांगा है इसी जॉनरा की, काफी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई। अगर वो भी तुम्हें चाहिए तो बताना। और हाँ, अगर कोई और मांगा सजेस्ट करनी है तो कमेंट मारो। और अगर ऐसी और मांगा का लुत्फ उठाना है तो बिना सोचे समझे इधर क्लिक मारो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।